दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपी पीसीएस पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों 2022 और 2023 के प्रश्न पत्रों को ऑलरेडी कवर कर लिया है। 2021 का प्रश्न पत्र हम देख रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 55 प्रश्न कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे दोस्तों 56 प्रश्न से आगे के प्रश्नों को, ठीक है। जो हमारे 55 प्रश्न है उससे संबंधित वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। अब हम 56 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए 56 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, ठीक है। तो रेडियो धर्मिता के संदर्भ में पहला पॉइंट कह रहा है कि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है, ठीक है। हमारा हाइड्रोजन बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर आधारित ना होकर नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, जबकि रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे केवल एक, जबकि दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम 57 नंबर प्रश्न की तरफ। यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा है, वह है हमारा एसिटिक एसिड, ठीक है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक है कैल्शियम फॉस्फेट। अमाशय रस में उपस्थित एसिड है हमारा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और कह रहा है दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल। तो दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल ना होकर दोस्तों हमारा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। सिरका में उपस्थित अम्ल हो जाएगा दोस्तों एसिटिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित यौगिक हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। फिर अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल ना होके दोस्तों यह हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड, ठीक है। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल ना होके हमारा लैक्टिक एसिड हो जाएगा। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों हमारा 58 नंबर प्रश्न की रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। क्या है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिए मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। क्या है, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में हम रक्त में शर्करा के स्तर को सामान्यतः प्रदर्शित करते हैं मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है हमारे आगामी परीक्षा की दृष्टि से। ध्यानपूर्वक सारे पॉइंटों को आप लोग देखते चलें, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। हम देखेंगे 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चलिए देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेथेहीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या है, मेथेहीमोग्लोबिन इसका सही आंसर दिया गया है। रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो याद रखिए दोस्तों मेथेहीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेथेहीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ डिटेल देखें क्या है। कह रहा है कि मेथेहीमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है और यह स्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है। तो रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, मेथेहीमोग्लोबिन। यह पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए 60वां देखें क्या कह रहा है दोस्तों। बॉटुलिज्म है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों बॉटुलिज्म है। तो बॉटुलिज्म दोस्तों है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। क्या है दोस्तों बॉटुलिज्म, तो यह है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है दोस्तों हमारा क्या, बॉटुलिज्म, ठीक है। तो याद रखिए बॉटुलिज्म क्या है, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है हमारा बॉटुलिज्म, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 61वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखते चले, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 61वां नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो याद रखिए दोस्तों लाइकेन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है। तो याद रखिए दोस्तों लाइकेन, ठीक है। चलिए अगला देखें। कह रहा है राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है, ठीक है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन दोस्तों यहाँ B2 की बात कर रहा है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा इसकी कमी से होगा दोस्तों चेइलोसिस। क्या है, इसकी कमी से होगा दोस्तों हमारा चेइलोसिस, ठीक है। कह रहा है कि राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए हमारा राइबोफ्लोविन कौन सा विटामिन, यहाँ विटामिन B2 की बात कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन B2, ठीक है। और इसकी कमी से होगा दोस्तों चेइलोसिस, ठीक है। डिटेल देख लें। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 की कमी तंत्रिका संबंधी बीमारियों एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी है, ठीक है। इसकी कमी से चेइलोसिस रोग होता है जिसमें ओट फटने की समस्या सामान्य होती है हमारा राइबोफ्लोविन की कमी से, जो कि विटामिन B2 की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए 63वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो विटामिन ए कह रहा है दोस्तों संतरा, ठीक है। तो यही हमारा सही सुमेल नहीं है दोस्तों, ठीक है। विटामिन ए दोस्तों हमारा पाया जाता है किसमें, वह दोस्तों पाया जाता है गाजर और आम में, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए यहाँ देखें विटामिन सी दोस्तों नींबू में एस्कॉर्बिक एसिड सही है, ठीक है। कह रहा है विटामिन डी दोस्तों कॉड मछली का तेल, ठीक है, यह भी हमारा दोस्तों सही है, कैल्सीफेरॉल। फिर कह रहा है विटामिन B6, यह है दोस्तों धान का चोकर जिसको हम लोग पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा विटामिन ए दोस्तों संतरा, यह गलत सुमेल है। विटामिन ए दोस्तों हमारा इसका मुख्य स्रोत याद रखिए गाजर है, फिर दोस्तों चुकंदर है, मटर है, टमाटर है, अंडा एवं हरी सब्जियां हैं, ठीक है। कह रहा है कि संतरा में बड़ी मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन सी। विटामिन ए भ्रूण के विकास एवं दृष्टि में सहायक होता है, ठीक है। इसकी कमी से रतौंधी रोग भी हो जाता है। तो विटामिन सी दोस्तों नींबू बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन डी काड मछली का तेल बिल्कुल सही सुमेल है। विटामिन 6 हमारा धान का चोकर बिल्कुल सही सुमेल है, ठीक है। विटामिन ए हो जाएगा दोस्तों रेटिनॉल, विटामिन सी हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन B6 हो जाएगा पैराडॉक्सिन। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें। चलिए 64 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, ठीक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा निद्रा रोग, ठीक है। निद्रा रोग जो दोस्तों है यह हमारा मच्छर वाहित नहीं है, ठीक है। यह किससे होता है, निद्रा रोग दोस्तों होता है सीसी मक्खी के द्वारा वाहित होता है, ठीक है। परंतु इसका कारण क्या होता है, वह है प्रोटोजोआ, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा निद्रा रोग है यह सीसी मक्खी के द्वारा वाहित होता है, परंतु इसका कारक कौन है, याद रखिए दोस्तों प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जबकि हमारा डेंगू, ज्वर, फाइलेरिया और मलेरिया यह सभी दोस्तों हमारे मच्छरवाहित रोग हैं, ठीक है। जबकि निद्रा रोग हमारा मच्छरवाहित रोग नहीं है, यह सीसी नामक मक्खी द्वारा वाहित होता है, ठीक है। और इसका कारक कौन सा होता है, वह है प्रोटोजोआ, ठीक है। इसको याद रखिए। चलिए 65वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो याद रखिए मोरेसी, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो याद रखिए दोस्तों मोरेसी, ठीक है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से पाया जाता है, जो कि टोंगा, समोआ और फिजी में बना एक क्या है, बार्क क्लॉथ है, ठीक है। तो याद रखिए निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो वह है दोस्तों हमारा ऑप्शन बी मोरेसी, ठीक है। चलिए 66वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो याद रखिए एल्वियोली, ठीक है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, तो याद रखिए दोस्तों एल्वियोली, ठीक है। क्या है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है एल्वियोली, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और ऊपर प्रश्न हम लोगों ने देखा क्या है कि निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो वह है मोरेसी। चलिए बढ़ेंगे 67वें नंबर प्रश्न की तरफ। यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, ठीक है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा वह है हमारा रेटिनॉल, ठीक है दोस्तों। रेटिनॉल विटामिन ए को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है। 68वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है, ठीक है। कथन कारण का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखते चलें। कह रहा है दोस्तों कथन कि मानव शरीर अपने लिए विलायक, कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ठीक है। कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। फिर कारण कह रहा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, ठीक है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो हमारा अभिकथन गलत दिया गया है, ठीक है। यानी कि ए गलत है किंतु आर सत्य है, ठीक है। फिर से देखें, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर सकता है, यह हमारा क्या कह रहा है, यह हमारा अभिकथन कह रहा है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, तो यह हमारा गलत दिया गया है, अभिकथन गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है कि शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, तो यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये गलत है किंतु आर सत्य है, ऑप्शन डी हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे। याद रखिएगा स्टेटमेंट में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे 69वें नंबर प्रश्न की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ क्या कह रहा है हमारा 69वां नंबर प्रश्न। कह रहा है दोस्तों शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि क्या है, कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि दोस्तों क्या करता है, यह श्वसन दर का ह्रास कर देता है, ठीक है। श्वसन दर का ह्रास कर देता है, ऑप्शन सी हम बिल्कुल सही मार्क करेंगे। कह रहा है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का यह क्या कर देता है दोस्तों, ह्रास कर देता है, ठीक है। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि यह क्या कर देता है, श्वसन दर का दोस्तों ह्रास कर देता है, ठीक है। याद रखिएगा कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि श्वसन दर का यह क्या कर देता है दोस्तों, ह्रास कर देता है, ठीक है। और इससे क्या होती है, हमारी स्टोरेज लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की तरफ, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 70वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं, ठीक है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात
प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। ठीक है, क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। यह पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो सही आंसर हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, हमारा 1 तथा 2 दोनों पॉइंट सही हैं। फिर से देखें, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को क्या करता है? संबोधित करता है। यह हमारा भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में सही है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों। ठीक है, चलिए 71 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देखें ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। चलिए देखिए, 71 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, जो कि हमारे पार्ट 4A के तहत ठीक है दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वह है दोस्तों हमारा आम चुनाव में मतदान। ठीक है, यह हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो कि हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसको याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो याद रखिए आम चुनाव में मतदान। ठीक है, जबकि हमारे BCD वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास यह मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यह भी मौलिक कर्तव्य है, और संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान यह भी हमारा मौलिक कर्तव्य है, जबकि आम चुनाव में मतदान हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में दोस्तों जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें दोस्तों, कथन और कारण के प्रश्न है। देखें क्या दिया गया है। यहां देखें 72वां नंबर प्रश्न क्या है। चलिए सीधे अभी कथन पढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक है, हमारा मंत्रिपरिषद दोस्तों केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। राज्यसभा के प्रति हमारा मंत्रिपरिषद उत्तरदायी नहीं होता है। फिर कारण कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, जबकि कथन हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि राज्यसभा के प्रति। ठीक है, कारण कह रहा है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है। और आंसर कौन सा मार्क करेंगे? आंसर हम मार्क करेंगे दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यहां यानी कि हमारा जो ए गलत है, अभी कथन जो हमारा गलत दिया गया है, किंतु जो हमारा कारण दिया गया है वह सत्य है। ठीक है, तो पॉइंट आप याद रखिए, दोनों पॉइंट स्टेटमेंट बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहां देखें दोस्तों 73वां नंबर प्रश्न कह रहा है। ठीक है, यहाँ कुछ प्रावधान दिए गए हैं और वह किस देश के स्रोत से लिए गए हैं हमको सुमेल करना है। ठीक है, कह रहा है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा जो मौलिक अधिकार लिया गया है, यह लिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP आयरलैंड। बिल्कुल सही है दोस्तों। कह रहा है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, तो केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों, ठीक है, यही हमारा सुमेल नहीं है। ठीक है, क्या है? केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, यही हमारा सुमेल नहीं है। यह हमारा किससे लिया गया है? केंद्र की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ना होकर हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है, जबकि आपातकालीन शक्तियां लिया गया है हमारे जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए फिर देखें, मौलिक अधिकार हो जाएगा दोस्तों हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही सुमेल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड। बिल्कुल सही सुमेल है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से ना होकर दोस्तों कनाडा से हो जाएगा, जबकि आपातकालीन शक्तियां दोस्तों हमारा ली गई हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा उसको हम मार्क करेंगे ऑप्शन सी, हमारा यहां पे गलत सुमेल है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल सही सुमेल है। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे आयरलैंड। बिल्कुल सही सुमेल है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों हमारा या ऑस्ट्रेलिया से ना होकर दोस्तों कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से हमारा लिया गया है दोस्तों क्या? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है दोस्तों हमारा समवर्ती सूची। याद रखिएगा, आपातकालीन शक्तियां लिया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या है यहां देखें, कह रहा है भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का क्या अर्थ है? ठीक है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल यानी कि 0 आवर का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ठीक है,
प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है दोस्तों हमारा क्या, वह है हमारा 0 आवर। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा, सारे पॉइंट हमारी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखें, कह रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो याद रखिए, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल होता है हमारा शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल कब होता है तो 12 बजे से 1 बजे तक होता है दोस्तों। 12 बजे से पहले का समय होता है दोस्तों हमारा, ठीक है, प्रश्नकाल, और 0 आवर होता है दोस्तों हमारे प्रश्नकाल के बाद का समय, यानी कि 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है दोस्तों वह हमारा शून्यकाल का समय होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, संसद सदस्य जो हमारे सांसद होते हैं वह सार्वजनिक महत्व के तत्काल मुद्दे हमारे उठा सकते हैं संसद में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हमारा दोस्तों को यहाँ लिखा गया है कि शून्यकाल के दौरान मुद्दों को उठाने के लिए सांसदों को बैठक के दिन 10 बजे से पहले क्या होता है, हमारे अध्यक्ष सभापति को नोटिस देना होता है। ठीक है, और प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शुरू होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, शून्यकाल। तो समय भी याद रखिए, 12 बजे से 1 बजे तक के काल को हम क्या कहते हैं, शून्यकाल। ठीक है, यानी कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है हमारा शून्यकाल। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ध्यानपूर्वक। समय भी दोस्तों पेपर में पूछा जा सकता है कि 12 बजे से 1 बजे तक का काल क्या होता है, तो याद रखिए शून्यकाल। चलिए दोस्तों 75 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 267। ठीक है, क्या है, भारत में निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारा आकस्मिकता निधि से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा अनुच्छेद 267। ठीक है, जबकि अनुच्छेद 266 हमारा क्या हो जाएगा, यह है दोस्तों हमारी संचित निधि के बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 266, जबकि अनुच्छेद 267 हो जाता है दोस्तों हमारा आकस्मिकता निधि, जो कि किसके हाथ में होता है, राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, याद रखें, जबकि हमारा संचित निधि होता है दोस्तों संसद के हाथ में। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें इस पॉइंट को, हमारा आकस्मिकता निधि दिया गया है आर्टिकल 267 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए 76 नंबर प्रश्न देखें। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो याद रखिए दोस्तों संघीय। ठीक है, क्या है, संघीय। जबकि दोस्तों संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष हमारा प्रस्तावना में उल्लिखित है, जबकि संघीय हमारा प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम 77वें नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा दोस्तों यहाँ पे पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ डेट हम करेंगे, देखेंगे। डेट है 1977 में हमारा अशोक मेहता समिति। ठीक है, हमारा BR मेहता समिति है दोस्तों 1957 में। ठीक है, एलम सिंघवी समिति कब हो जाएगी, तो एलम सिंघवी समिति है दोस्तों हमारी, इसको हम डेट करेंगे 1986 में। ठीक है, एलम सिंघवी समिति 1986 में, और GKB राव समिति हो जाएगी दोस्तों हमारी ठीक इससे पहले 1985 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अब सीरीज में हम रखते हैं, इसका सही आंसर मार्क करेंगे। सबसे पहले हो जाएगी हमारे BR मेहता समिति जो कि 1957 में। ठीक है, फिर हो जाएगी अशोक मेहता समिति। ठीक है दोस्तों, वह हो जाएगी हमारी 1977 में, और GKB राव समिति हो जाएगी 1985 में, और एलम सिंघवी समिति हो जाएगी दोस्तों हमारी 1986 में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों BR मेहता समिति 1957 में। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा अशोक मेहता समिति 1977 में, फिर हो जाएगा GKB राव समिति 1985 में, और एलम सिंघवी समिति हमारा 1986 में। ठीक है, सबसे पहले BR मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, फिर हो जाएगा दोस्तों GKB राव समिति 1985, और एलम सिंघवी समिति 1986। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का प्रावधान किया था। ठीक है, और BR मेहता समिति ने किया था हमारा त्रिस्तरीय पंचायत समिति का इन्होंने प्रावधान किया था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, BR मेहता समिति ने त्रिस्तरीय। ठीक है, BR मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, और GKB राव हमारा 1985, और एलम सिंघवी 1986। सबसे पहले हो जाएगा हमारा BR मेहता समिति, फिर हो जाएगा अशोक मेहता समिति, फिर GKB राव समिति, फिर हो जाएगा एलम सिंघवी समिति। सही आंसर मार्क करेंगे हम B 3142। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण। ठीक है, तो अनुच्छेद 50 बिल्कुल सही है हमारा, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया है, यह हमारा सही सुमेल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है देखेंगे।
चलिए दोस्तों यहाँ देखें क्या कह रहा है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, क्या है यहाँ पे देखें, कह रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। ठीक है, तो यह हमारा अनुच्छेद 46 में दिया गया है, यह भी हमारा सही है। ठीक है, कह रहा है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। ठीक है, तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन हमारा दोस्तों आर्टिकल 48 में ना होकर यह आर्टिकल 43B में है। ठीक है, डीपीएसपी के तहत आर्टिकल 43B में हमारा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन दिया गया है। फिर कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, तो यह हमारा आर्टिकल 40 कई बार पेपर में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे सबसे पहले दिया गया था कि न्यायपालिका व कार्यपालिका में पृथककरण, आर्टिकल 50, तो वह हमारा सही सुमेल था। फिर कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि। क्या है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, आर्टिकल 46 बिल्कुल सही दिया गया है। फिर कि सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, तो यह आर्टिकल 48 में ना होकर दोस्तों यह दिया गया है किसमें, यह दिया गया है हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 43B में हमारा सहकारी सोसाइटी का संवर्धन दिया गया। फिर है कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना, तो यह हमारा आर्टिकल 40 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है यहाँ पे देखें ध्यानपूर्वक, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 101। ठीक है, 101 दोस्तों हमारा संविधान संशोधन था जीएसटी से संबंधित। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है, तो याद रखिए दोस्तों 101वां हमारा संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, यहां देखें 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। ठीक है, चलिए देखें फिर क्या कह रहा है 80वां नंबर प्रश्न। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी पीसीएस के राज्य लोक सेवा आयोग जो हमारा है स्टेट कमीशन यूपी का, उसके कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश के विधानमंडल द्वारा। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। क्या है, भारतीय संसद की जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है वह संवीक्षा करती है, तो याद रखिए दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के। ठीक है, जो हमारा कैग के द्वारा प्रतिवेदन दिया जाता है इसकी हमारी लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है। ठीक है, और कैग का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है, यह पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल वह हमारा है आर्टिकल 76। ठीक है, चलिए देखें यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति संवीक्षा करती है, तो याद रखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है, और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो वह होते हैं दोस्तों हमारे 22 सदस्य, 15 लोकसभा से और 7 हमारे होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति में होते हैं दोस्तों टोटल 22 सदस्य। ठीक है, हमारे होते हैं टोटल 22 सदस्य, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं हमारे राज्यसभा से। ठीक है, तो लोक लेखा समिति जो होती है दोस्तों हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, यह दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की क्या करती है दोस्तों, संवीक्षा करती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें यहां क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो गोवा का हमारा स्थापना कब हुआ था, गोवा की स्थापना हुआ था दोस्तों हमारा, डेट हम डायरेक्ट डालेंगे, गोवा हुआ था दोस्तों 1987 में। ठीक है, गोवा की स्थापना हुई थी 1987 में। ठीक है, तेलंगाना की हम बात करें तो तेलंगाना अभी सबसे लेटेस्ट है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 2014 में। कब, 2 जून 2014। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा झारखंड, तो झारखंड याद रखिए दोस्तों 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, फिर दोस्तों है हमारा हरियाणा, तो हरियाणा हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हो जाएगा दोस्तों हमारा हरियाणा। ठीक है, तो चलिए अब हम सीरीज में रखेंगे इसको, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, वह हो जाएगा दोस्तों हरियाणा यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3rd, फिर हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, तो सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा 4, फिर दोस्तों हो जाएगा हमारा कौन, वह हो जाएगा हमारा दोस्तों 1, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 3,
फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा 2, ठीक है। तो सही हमारा सीरीज कौन सा बैठेगा, वह है 4, 1, 3 और 2, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। गोवा का हमारा स्थापना हुआ था 1987 में दोस्तों, ठीक है। तेलंगाना सबसे लेटेस्ट है 2 जून 2014, ठीक है। झारखंड है हमारा 15 नवंबर 2000 और दोस्तों हरियाणा है वह है हमारा 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। तो चारों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। गोवा की स्थापना हुई 30 मई 1987 में, ठीक है। हमारा तेलंगाना बना 2 जून 2014 में, ठीक है। हमारा झारखंड बना 15 नवंबर 2000 में, हरियाणा बना दोस्तों 1 नवंबर 1966 में। सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हरियाणा 1966, फिर हो जाएगा दोस्तों गोवा 1987, फिर हो जाएगा झारखंड 2000 और तेलंगाना लास्ट में हो जाएगा 2 जून 2014, ठीक है। चलिए सीरीज हम देखेंगे क्या यहाँ दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देखें। सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों हम ऑप्शन बी, यानी कि 4, 1, 2 और 3 हमारा 4, 1, 3 और 2 हमारा बिल्कुल सही सीरीज होगा, ठीक है। राज्य और गठन का वर्ष देखें यहाँ पे। गोवा कह रहा है दोस्तों 3 मई 1987 में इसका गठन हुआ, ठीक है। 30 मई 1987 में हमारा गोवा का गठन हुआ। तेलंगाना हमारा सबसे लेटेस्ट है 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। झारखंड दोस्तों हमारा हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और फिर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। फिर से देखें, गोवा हो जाएगा 30 मई 1987, तेलंगाना हो जाएगा 2 जून 2014, झारखंड 15 नवंबर 2000 और हरियाणा 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए 83वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। जो दोस्तों हमारा किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 और किसके काल में, प्रधानमंत्रित्व काल था दोस्तों हमारा राजीव गांधी का, ठीक है। याद रखिएगा। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो याद रखिए दोस्तों 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, कई बार पेपर में रिपीट किया गया है, ठीक है। 61वां संवैधानिक संशोधन, और यह कब किया गया था, यह डेट भी याद रखिए 1989, ठीक है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु क्या किया गया था, वह हमारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 84वें नंबर प्रश्न को देखें। कह रहा दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन से सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में क्या है, अंतरराज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों सरकारिया आयोग, ठीक है। और सरकारिया आयोग दोस्तों हमारा केंद्र राज्य आयोग, केंद्र राज्य संबंध से भी संबंधित है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध से भी स्थित है हमारा, इससे भी संबंधित है दोस्तों हमारा सरकारिया आयोग, ठीक है। फिर से देखें, निम्नलिखित में से कौन से सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में क्या इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई, तो याद रखिए दोस्तों सरकारिया आयोग, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सी आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, सरकारिया आयोग। और हमारा इंटर स्टेट काउंसिल की हमारी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 263 के तहत की गई है, जिसका हमारा अध्यक्ष कौन होता है, वह होता है दोस्तों हमारा प्रधानमंत्री, ठीक है। आर्टिकल 263 के तहत हमारा इंटर स्टेट काउंसिल की व्याख्या की गई है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट आर्टिकल भी कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए 85वां नंबर प्रश्न देखें। कह रहा है दोस्तों हमारा सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो याद रखिए दोस्तों 2004 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। कह रहा है कि सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो याद रखिए 2004 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर का प्रश्न फिर से रिकॉल करें कि निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना की गई, तो याद रखिए सरकारिया आयोग, ठीक है। कह रहा है सिविल सेवाओं में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया, तो याद रखिए 2004 में, ठीक है। याद रखिएगा, डेट ऑफ इंपॉर्टेंट है। और यह भी याद रखिए कि पीसी होता समिति हमारा संबंधित है सिविल सेवाओं में सुधार से। यह भी प्रश्न बना के पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारा पीसी होता समिति किससे संबंधित है, तो सिविल सेवाओं में सुधार से, ठीक है। चलिए आगे देखें, इसका गठन कब किया गया, 2004 में। कह रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। क्या है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो याद रखिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, तो याद रखिए दोस्तों उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा हमारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिए। 87वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा 87 नंबर प्रश्न। कह रहा है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कह रहा है भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल सही है, ठीक है। और महिला कौन थी, वह थी हमारी बीएस रमा देवी, ठीक है। याद रखिएगा बीएस रमा देवी हमारी
प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, जबकि यदि बात करें पुरुष प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो याद रखिएगा सुकुमार सेन। कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट याद रखिएगा, सीधे भी प्रश्न बना के परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे तो याद रखिए सुकुमार सेन, और भारत की यदि बात करें पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी तो रमा देवी। ठीक है, और आंसर इसका क्या हम मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे सी, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे थे सुकुमार सेन और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी रमा देवी। ठीक है, डायरेक्ट भी ये प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए याद रखिए ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए देखें 88वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यह पॉइंट याद रखिएगा, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था तो याद रखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 89वें नंबर प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता तो याद रखिए धन विधेयक यानी कि मनी बिल। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है तो याद रखिए दोस्तों धन विधेयक मनी बिल। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा अधिकतम इसको 14 दिनों तक रोक सकता है। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा मनी बिल। ठीक है, और इसका आर्टिकल क्या है 110। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल हमारा है 110। ठीक है, और इसको दोस्तों हमारा सर्वप्रथम धन विधेयक को हम लोग लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं करते, और राज्यसभा मनी बिल को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहा है दोस्तों। यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो गोलकनाथवाद हुआ था दोस्तों हमारा कब, गोलकनाथवाद का डेट है दोस्तों 1967। ठीक है, 1967। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद का हमारा डेट है दोस्तों 1973, याद रखिएगा। ठीक है, मूल ढांचा का सिद्धांत इसी के तहत दिया गया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है दोस्तों, यह है हमारा 1971 को। ठीक है, और फिर दोस्तों हमारा 42वां संविधान संशोधन हम सभी लोग जानते हैं 1976, जिसके द्वारा दोस्तों हमारा फंडामेंटल ड्यूटी संविधान में जोड़ा गया मूल कर्तव्य। ठीक है, फिर देखें गोलकनाथवाद दोस्तों हो जाएगा हमारा 1967 में, फिर केशवानंद भारतीवाद है दोस्तों 1973 में। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन हो जाएगा दोस्तों हमारा 1971 में, और 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976 में। ठीक है, फिर देखें गोलकनाथवाद हो जाएगा 1967 में, केशवानंद भारतीवाद हो जाएगा 1973 में, 24वां संविधान संशोधन 1971 में, और 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976 में। ठीक है दोस्तों, तो हम सही किसको मार्क करेंगे, वह हम मार्क करेंगे, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा दोस्तों हमारा 1 गोलकनाथ। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा 24वां संविधान संशोधन 1971 तीसरा नंबर। ठीक है, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन, फिर केशवानंद भारतीवाद होगा, और सबसे लास्ट में होगा 42वां संविधान संशोधन, और सही आंसर मार्क करेंगे हम ऑप्शन क्या, वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले होगा गोलकनाथवाद। ठीक है दोस्तों, गोलकनाथवाद सबसे पहले होगा, फिर होगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर होगा दोस्तों हमारा केशवानंद भारतीवाद, और फिर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, चारों की डेट याद रखिए, गोलकनाथवाद हो जाएगा 1967, केशवानंद भारतीवाद होगा 1973, 24वां संविधान संशोधन 1971 होगा, और 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा 1976। ठीक है, गोलकनाथवाद 1967 है, केशवानंद भारतीवाद 1973 है, 24वां संविधान संशोधन 1971 है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए सबसे पहले होगा गोलकनाथवाद। ठीक है, फिर होगा दोस्तों हमारा कौन, वह 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, फिर केशवानंद भारतीवाद 1973, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद में हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों, यह भी प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा गया। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हम लोगों ने क्या जोड़ा था, वह जोड़ा था दोस्तों हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के आधार पर। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अब हम 91वें नंबर प्रश्न की, चलिए देखिए 91 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यहाँ पे सुमेल कराया गया है, यानी कि राज्य और उनकी राज्यसभा में कितनी सीटों पे प्रतिनिधित्व है। ठीक है, चलिए राजस्थान की बात करें
तो राजस्थान की हम बात करेंगे तो सुमेल करेंगे दोस्तों, राजस्थान में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है 10 सीटों पर, ठीक है। गुजरात की बात करें तो गुजरात का हमारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है दोस्तों, वह है हमारा 11 सीटों पर, ठीक है। और बात करें दोस्तों कर्नाटक की, तो कर्नाटक का प्रतिनिधित्व है राज्यसभा में 12 सीटों पर। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का हमारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है 7 सीटों पर, ठीक है। राजस्थान हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल 10 सीटों पर, ठीक है। गुजरात हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल, वह हो जाएगा 11 सीटों पर। और कर्नाटक हो जाएगा 12 सीटों पर, पंजाब हो जाएगा 7 सीटों पर। और सही आंसर किसको मार्क करेंगे हम? ऑप्शन ए, ठीक है। याद रखिएगा राजस्थान हो जाएगा दोस्तों हमारा राजस्थान हो जाएगा 10 सीटों पर। क्या है? राजस्थान का हमारा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है 10 सीटों पर, ठीक है। गुजरात है दोस्तों हमारा 11 सीटों पर, ठीक है। याद रखिएगा गुजरात है दोस्तों हमारा 11 सीटों पर, कर्नाटक है दोस्तों हमारा 12 सीटों पर, और पंजाब है दोस्तों हमारा 7 सीटों पर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि राजस्थान हो जाएगा दोस्तों 10 सीट, गुजरात हो जाएगा दोस्तों हमारा 11 सीट, कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों हमारा 12 सीट, पंजाब हो जाएगा दोस्तों हमारा 7 सीट। फिर देखें, राजस्थान 10 सीट, गुजरात 11 सीट, कर्नाटक हमारा हो जाएगा दोस्तों 12 सीट, और पंजाब हो जाएगा 7 सीट। इस पॉइंट को याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ, ठीक है। 2000 भारतीय अर्थव्यवस्था की तरफ, ठीक है। कह रहा दोस्तों 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किस से भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा, ठीक है। 2019-20 का डाटा है दोस्तों, ठीक है। अभी पुराना डाटा हो चुका है, ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष आधिक्य सर्वाधिक रहा? तो याद रखिएगा दोस्तों यूएसए से, ठीक है। डाटा पुराना है इसलिए हम लोग डिटेल नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखें, कह रहा है नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है? यह हमारा पुराना डाटा है, ठीक है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। जो दोस्तों हमारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स के डाटा से संबंधित प्रश्न, व अपडेटेड डाटा पूछे जाएंगे 2023 और 24 से संबंधित, और 2022 से संबंधित। या 2021 का डाटा है, यह डाटा पुराना हो चुका है। चलिए आगे देखें यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? क्या है? सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो यह हुआ था दोस्तों हमारा अगस्त काम्टे के द्वारा, ठीक है। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि जो हमारा सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत है, इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए अगस्त काम्टे, ठीक है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो अगस्त काम्टे ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 21-22 में शामिल की गई, ठीक है। यह हमारा 21-22 का बजट है, ठीक है, इसलिए हम नहीं देखेंगे, हम अपडेटेड बजट परीक्षा में देख के जाएंगे, ठीक है। फिर 94 कह रहा है कि सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिए अगस्त काम्टे, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह पुराना बजट 21-22 है, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें, 96वां नंबर प्रश्न देखें क्या कह रहा है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है भारत में WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा है, जो हमारा WPI है, ठीक है। कह रहा है कि जो हमारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक है यानी कि WPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है? तो वह जारी करता है दोस्तों हमारा कौन? वह जारी करता है दोस्तों हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। कौन? हमारा कॉमर्स, जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है, वह हमारा WPI के डाटा जारी करता है, यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के डाटा, ठीक है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता? तो याद रखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2020-21 का डाटा है, हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम केवल अपडेटेड डाटा देखते चलेंगे। ये सारे प्रश्न पुराने हो चुके हैं, वही प्रश्न देखेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। यह सारे दोस्तों पुराने डाटा हो चुके हैं। चलिए आगे देखें, यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? तो याद रखिए भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, ठीक है। भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, याद रखिएगा। यह हमारा
जो इसमें गलत पॉइंट है वह है भारत के किसी भी राज्य का नागरिक। ठीक है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसमें आयु वर्ग 18 से 40 वर्ग है। ठीक है, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र है। फिर है किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट में आपको पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि डी कह रहा है कि भारत के किसी भी राज्य का नागरिक, यह हमारा गलत स्टेटमेंट है। केवल वही नागरिक शामिल हो सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देना। चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है पूंजी निर्माण। ठीक है, यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? ठीक है, 99 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो याद रखिए, कह रहा है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। ठीक है, कह रहा है पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है कि निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। ठीक है, निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन के संबंध में। ठीक है, याद रखिए कि पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो 1 और 2 दोनों हमारा पॉइंट सही दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें। कह रहा है दोस्तों सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। ठीक है, सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। ठीक है, सेंसेक्स जो है यह दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। कह रहा है कि बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा 30। ठीक है, आगामी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कह रहा है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों 30। और यह भी याद रखिए कि यह भारत का हमारा सबसे पुराना 1875 में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज है। हमारा कौन? वह है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, और इसका सूचकांक क्या है? सेंसेक्स, जो कि दोस्तों 30 सूचीबद्ध ब्लू चिप कंपनियों के द्वारा इसका मापन किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए योजनाएं सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए देख लेंगे, हम मिलान करेंगे इसका। कह रहा है आम आदमी बीमा योजना। ठीक है, तो आम आदमी बीमा योजना को स्टार्ट किया गया था 2007 में। फिर कह रहा है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना स्टार्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दोस्तों स्टार्ट किया गया था कब? याद रखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट किया गया दोस्तों, इसको हम सुमेल करेंगे 2018 से। और दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यह स्टार्ट किया गया था 2016 में। और सही आंसर हम क्या मार्क करेंगे दोस्तों? सही आंसर हम मार्क करेंगे उत्तर, वह है हमारा सी। ठीक है, सही आंसर मार्क करेंगे उत्तर सी। आम आदमी बीमा योजना कब स्टार्ट की गई है? तो आम आदमी बीमा योजना स्टार्ट की गई है दोस्तों 2007 में। ठीक है, याद रखिए डेट। आम आदमी बीमा योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में। ठीक है, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 में और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना 2007, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016 में। ठीक है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 2016, प्रधानमंत्री जन आरोग्य 2018, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत 2021, आम आदमी 2007। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। यहां देखें, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1, 2 और 4 को। ठीक है, यानी कि थर्ड हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा बोनस भुगतान अधिनियम, फिर है दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, हमारा जो मजदूरी संहिता 2019 है इसमें शामिल किया गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। ठीक है, फिर है बोनस भुगतान अधिनियम, फिर है दोस्तों समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। ठीक है, हमारा मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम। सही आंसर हम मार्क करेंगे 1, 2 एवं 4। ठीक है, चलिए आगे देखें।
कह रहा है दोस्तों शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, कह रहा है कि शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फिर देखिए, शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता? तो सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है? सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, चलिए यहां देखें दोस्तों, कह रहा है कि संघीय बजट 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो याद रखिए दोस्तों, 29 उत्पादों पर। ठीक है, याद रखिएगा कि संघीय बजट 21-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा? तो 29। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न, याद रखिए। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष को पूछ रहा है, कौन है? वह है दोस्तों हमारे केसी नियोगी। ठीक है, और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, 1951 में। ठीक है, 1951 में। ठीक है, और हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह है हमारे एनके सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह। और 16वें के हैं दोस्तों, वह है हमारे अरविंद पनगड़िया जी। यह भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अब 106 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए दोस्तों, फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट करा है। कथन कारण के प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें। कथन कारण के बहुत सारे प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है दोस्तों। ठीक है, और कंफ्यूजन के चक्कर में हम आंसर गलत कर बैठते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग देखते चलें। कथन और कारण के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखें। कह रहा है दोस्तों कि अभिकथन वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो यह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, हमारा जो कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है, तो यह दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो अभिकथन हमारा गलत है। कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। फिर कह रहा है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ए गलत है किंतु आर क्या है? सत्य है। चलिए, यह प्रश्न दोस्तों स्टेटमेंट बना के भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चलें। इसका हम डिटेल देख लेंगे। वित्त आयोग यानी कि प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम क्या है? 1951 का। यह भी याद रखें। में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्ति, कार्यकाल, अर्हता, वेतन तथा शक्तियां आदि को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों कि इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा प्रथम वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष थे दोस्तों केसी नियोगी। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया 1951 में। 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं दोस्तों एनके सिंह यानी कि नंद कुमार सिंह। और फिर दोस्तों हमारा जो 16वां वित्त आयोग भी बनाया जा चुका है। ठीक है, और 16वें वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं दोस्तों, वह है हमारे अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए 107वां नंबर प्रश्न दोस्तों देखेंगे क्या कह रहा है। यहां देखें, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। तो याद करिए, यह इसका सही आंसर मार्क करेंगे तकनीकी विद एवं नौकरशाह। ठीक है, याद रखिएगा तकनीकी विद एवं नौकरशाह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार। ठीक है, फिर है जनसंख्या में परिवर्तन, फिर है विशेषीकृत क्रियाओं / गतिविधियों में श्रम विभाजन। ठीक है, याद रखिएगा, जबकि तकनीकी विद एवं नौकरशाह हमारा दोस्तों यह आर्थिक विकास के प्रमुख कारक नहीं है। ठीक है, पूंजी का संचय एवं तकनीक सुधार यह है दोस्तों, जनसंख्या में परिवर्तन यह भी है, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन यह भी है, जबकि तकनीकी विद एवं नौकरशाह यह हमारा नहीं है। ठीक है, चलिए वित्त आयोग के हम लोगों ने अभी तक 3 प्रश्न देख लिए हैं। फिर दोस्तों वित्त आयोग का प्रश्न आ चुका है। कह रहा है भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। तो याद रखिए, संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। हमारा वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत आता है। इस पॉइंट को भी याद रखिए। ठीक है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? तो संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिशें देना। ठीक है, और इसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत किया गया है और हमारा भारत का वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा।
चलिए कथन कारण के फिर प्रश्न आ गए। कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन कारण सीधे कथन पढ़ेंगे। क्या है? कह रहा है सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है, और कारण कह रहा है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, ठीक है दोस्तों। क्या है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। फिर कह रहा है कि यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। तो कारण और कथन दोनों सही दिए गए हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां देखेंगे हम क्या इसका आंसर दिया गया है। सही आंसर दोस्तों हम क्या मार्क करेंगे? इसका ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण के प्रश्नों की तरफ, ठीक है। यहां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ठीक है। कह रहा है इस विधेयक का उद्देश्य है 2026 तक जन्म दर को 2.1% हजार जनसंख्या तक कम करना, ठीक है। क्या है? कह रहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य है 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना, ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ठीक है। वर्तमान में कह रहा है कि राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ सही आंसर है 1 एवं 2 दोनों सही दिए गए हैं, ठीक है। फिर से देखें कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो पहला है कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, ठीक है। फिर है कि वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, ठीक है। यह वर्ष याद रखिएगा कि इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है, और वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें। कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। क्या है? निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर होगा वह है हमारा द्वितीय अवस्था, ठीक है। क्या है? द्वितीय अवस्था इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो शहरीकरण के प्रगति वक्र में द्वितीय अवस्था को त्वरित अवस्था कहा जाता है, ठीक है। याद रखिए कि निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो द्वितीय अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, ठीक है। याद रखिए यह रिपोर्ट का नाम याद रखिए दोस्तों, ठीक है, पूछा जा सकता है। तो यह दोस्तों हो जाएगा हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष बिल्कुल इसका सही आंसर होगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, ठीक है, जारी की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। और सर्वप्रथम यह रिपोर्ट दोस्तों जारी की गई थी, याद रखिएगा यहां दिया गया है 1978 में, ठीक है। याद रखिएगा यह भी कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो याद रखिए दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है। अगला देखें। कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वह है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितनी है 19,98,12,341। याद रखिएगा जनसंख्या कितनी है 19,98,12,341 हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुमानों के आधार पर, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुमानों के आधार पर कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, और जिसकी जनसंख्या क्या है दोस्तों, तो जिसकी जनसंख्या है हमारा 19,98,12,341, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे 114वें नंबर प्रश्न की तरफ दोस्तों। यहां ध्यानपूर्वक देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखिए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, ठीक है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो याद रखिए दोस्तों अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वह दोस्तों हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहां देख लें हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों हमारा 123, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 123, अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों हमारा 17, पश्चिम बंगाल का है 1028 और मिजोरम का है दोस्तों हमारा 52। ठीक है, मिजोरम का हो जाएगा दोस्तों 52। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 123, अरुणाचल प्रदेश 17, पश्चिम बंगाल 1028, मिजोरम 52। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा दोस्तों जन्मदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, कह रहा दोस्तों नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। क्या है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, यानी कि जो हमारा अर्बनाइजेशन है यह दोस्तों हमारा क्या जन्म दर को यानी कि बर्थ रेट को कम करने में सहायक है। बिल्कुल सही पॉइंट दिया गया है। फिर कह रहा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। ठीक है, ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो यह भी पॉइंट हमारा दोस्तों बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 दोनों पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। ठीक है, फिर से देखें, जन्म दर, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमारा अर्बनाइजेशन क्या करता है या बर्थ रेट को कम करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, सहायक होता है। कह रहा है नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है कि ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, यह भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है, तो यह भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी 1 एवं 2 दोनों। चलिए अब उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 116 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल जो है वह हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सरसई नावर। ठीक है, सरसई नावर दोस्तों कहाँ स्थित है? यह हमारा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है दोस्तों, हमारा सरसई नावर। ठीक है, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों सरसई नावर झील। ठीक है, कौन है? सरसई नावर। यह दोस्तों हमारा कहाँ है? सरसई नावर हमारा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो याद रखिएगा दोस्तों हापुड़। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो याद रखिएगा दोस्तों हापुड़। ठीक है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो हापुड़। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए देखें दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए प्रारंभ किया है, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों के लिए। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है, तो याद रखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मजदूरों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा जो हमारा उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 है, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए स्टार्ट किया है मजदूरों के लिए। ठीक है, अब आ गए हमारे करंट अफेयर के प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों हमारा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था। क्या है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने जो हमारा नाइट्रोजन जनरेटर था इसको ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया था, तो याद रखिए दोस्तों IIT बॉम्बे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए यह सारे प्रश्न दोस्तों हमारे पुराने हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम नहीं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, यह भी हम नहीं देखेंगे। चलिए, क्योंकि करंट दोस्तों क्या होते हैं, करंट हमारे अपडेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 122 नंबर प्रश्न है, यह भी हम नहीं देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखिए, करंट अफेयर में केवल उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो हमारी आगामी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ देखें, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। खिलाड़ी का नाम टोक्यो ओलंपिक 2020 में विजित पदक। ठीक है, कह रहा है PV सिंधु, तो PV सिंधु ने दोस्तों जीता था हमारा कांस्य पदक। ठीक है, PV सिंधु ने जीता था दोस्तों हमारा कांस्य पदक। ठीक है, फिर दोस्तों कह रहा है कि बजरंग पुनिया, तो बजरंग पुनिया ने दोस्तों जीता था क्या, रजत पदक इन्होंने नहीं जीता था, बजरंग पुनिया ने जीता था दोस्तों क्या, हमारा कांस्य पदक। ठीक है, मीराबाई चानू ने जीता था रजत पदक और नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। ठीक है, तो याद रखिएगा बजरंग पुनिया ने दोस्तों रजत ना जीत के हमारा कांस्य पदक जीता था। ठीक है, PV सिंधु ने जीता था कांस्य पदक, मीराबाई चानू ने रजत पदक, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक। ठीक है, बजरंग पुनिया ने भी हमारा कांस्य पदक जीता था, यह रजत पदक नहीं जीता था इन्होंने। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों कौन सी, ये देखिए यहाँ पे
ठीक है, अब हम सीधे देखेंगे 132 नंबर प्रश्न को, क्योंकि ऊपर जो करंट अफेयर के प्रश्न दिए गए हैं वह सब पुराने हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। ठीक है, कह रहा दोस्तों प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है तो सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है दोस्तों हमारा सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए 136वें नंबर प्रश्न को देख लें। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में भी। कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? तो याद रखिए दोस्तों हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्था के उत्थान हेतु द ग्रेट रिसेट प्रयास को प्रारंभ किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच में। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं दोस्तों। इसके जो बाकी बचे हुए प्रश्न हैं उसको हम लोग एक और वीडियो लाके पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग जितने भी प्रश्न हम लोगों ने इस वीडियो में हल किया उसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट दोस्तों आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। लगातार दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।